आज हम चर्चा करेंगे सामान्य पदार्थ की। सामान्य वैशेषिक दर्शन का चौथा पदार्थ है। यह वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों को एक ही वर्ग या जाति के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राम, श्याम इत्यादि मनुष्य भिन्न है, लेकिन इस भिन्नता के बावजूद राम, श्याम इत्यादि मनुष्यों को, इनको सभी को, व्यक्तियों को मनुष्य कहा जाता है। वैसे ही जैसे गाय, घोड़े, ऊंट, ये इस प्रकार के जो जानवर हैं, इनको एक वर्ग में रखा जाता है और वह है पशु का वर्ग। विभिन्न प्रकार की जो गायें हैं, उन्हें गाय के वर्ग में रखा जाता है, अर्थात संसार की समस्त गायों को गाय के वर्ग में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि वह कौन सी चीज़ है जिसके आधार पर संसार की समस्त गायों को गाय के वर्ग में रखा गया है। तो इसका उत्तर है कि वह जो सत्ता है या वह जो चीज़ है जिसके अंतर्गत समस्त गायों को एक ही वर्ग में, गाय के वर्ग में रखा गया है, वह सामान्य है। यूनिवर्सैलिटी और जनरलिटी। अब संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें मनुष्य वर्ग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि उन सभी व्यक्तियों में एक ऐसा पदार्थ है जो मनुष्यत्व का पदार्थ है। मतलब मनुष्यत्व का जो गुण है वह उन सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और मनुष्यत्व समाविष्ट रहने के कारण उन्हें मनुष्य वर्ग में रखा जाता है। तो वैसे ही संसार की समस्त गायों में गोत्व सामान्य पदार्थ के निहित होने के कारण समस्त गायों को गाय कहा जाता है या गाय वर्ग में रखा जाता है। तो इस विवेचना से यही सिद्ध होता है कि सामान्य व्यक्तियों या वस्तुओं में एक प्रकार की समानता प्रस्तावित करती है। भारतीय विचारधारा में सामान्य से संबंधित 3 मत देखे जाते हैं। पहला है नॉमिनलिज्म, नामवाद। इसका अर्थ है कि सामान्य व्यक्ति से स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और सामान्य एक प्रकार का नाम है। तो सामान्य जो है वो व्यक्तियों का कोई सर्वव्यापी गुण ना होकर केवल एक नाम मात्र है। तो नामवाद के अनुसार व्यक्ति से स्वतंत्र सामान्य की सत्ता नहीं है। तो नामवाद यही कहेगा कि सामान्य की सत्ता व्यक्ति से अलग नहीं है और सामान्य तो एक प्रकार का नाम है। तो गाय को गाय कहलाने का कारण यह नहीं है कि सभी गायों में गोत्व का आवश्यक गुण निहित है या गोत्व का सामान्य पदार्थ है, लेकिन गाय को गाय कहलाने का कारण यही है कि उसे एक नाम दे दिया गया है जो उसे अन्य जानवरों जैसे हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी उससे अलग करती है। तो व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने के लिए एक प्रकार से नाम दिया गया है सारी चीज़ों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को। तो इस मत के समर्थक बौद्ध दर्शन माने गए हैं और सामान्य से संबंधित जो दूसरा मत है वो
प्रत्ययवाद का है, कंसेप्चुअलिज्म। तो इस मत के अनुसार सामान्य एक प्रत्यय है या प्रत्यय मात्र है, कॉन्सेप्ट है, और सामान्य एक प्रकार से वह प्रत्यय है जो मनुष्य की बुद्धि ग्रहण करती है। अर्थात मनुष्य की बुद्धि में प्रत्ययों को, आइडियाज़ को ग्रहण करने की क्षमता है, और अलग अलग चीज़ों में जो एक ही वर्ग में रखे गए हैं उनमें एक प्रत्यय है, सामान्य प्रत्यय है, और बुद्धि उस प्रत्यय को ग्रहण करती है। इसीलिए पेड़ जो वृक्ष है, वृक्ष का सामान्य, विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं, चाहे नीम का हो, बबूल का हो, आम का हो, जामुन का हो, उनका जो सामान्य है वो वृक्षत्व है, और बुद्धि इसी वृक्षत्व नामक प्रत्यय को ग्रहण करती है। तो एक मत ये प्रत्ययवाद का चलता है। सामान्य का संबंध वस्तुवाद से भी है। तो इस मत के अनुसार सामान्य की एक अलग सत्ता है, और सामान्य कोई नाम मात्र या प्रत्यय नहीं है, लेकिन सामान्य की एक यथार्थ सत्ता है, और इस मत को वस्तुवादी कहते हैं। तो इस मत के समर्थक न्याय और वैशेषिक दर्शन माने गए हैं। तो सामान्य, न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य नित्य है, एक और अनेक वस्तुओं में समाविष्ट है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों में एक ही सामान्य होता है। तो इसी कारण से एक ही वर्ग के अलग अलग व्यक्तियों का एक ही आवश्यक गुण होगा, और मनुष्य का सामान्य गुण मनुष्यत्व होगा, गाय का सामान्य गुण, सामान्य जो गुण है वो गोत्व होगा। तो एक ही वर्ग के व्यक्तियों के दो सामान्य नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होता तो ये परस्पर विरोधी होते। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात है वो यही है कि सामान्य नित्य है। व्यक्तियों का जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन उनका जो सामान्य है, यूनिवर्सैलिटी जो है, वो नष्ट नहीं होती। तो मनुष्य का जो सामान्य है, मनुष्यत्व, वो शाश्वत है, नित्य है। तो सामान्य अनादि है और अनंत है। अगली जो बात ध्यान देने योग्य है वो यही है कि अकेले व्यक्ति का सामान्य नहीं हो सकता। आकाश एक है, इसलिए आकाश का सामान्य आकाशत्व नहीं होता है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। द्रव्यत्व सब द्रव्यों में रहने वाला एक सामान्य है। वैसे ही रूपत्व सभी रूपों में निवास करने वाला सामान्य है, और इसी प्रकार से कर्मत्व भी सभी कर्मों का सामान्य होगा। तो सामान्य में सामान्य नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और क्योंकि यदि सामान्य का सामान्य मान लिया जाए तो एक सामान्य में दूसरा सामान्य होगा, और दूसरा सामान्य में तीसरा मानना पड़ेगा। इस प्रकार चलते चलते कहीं अनावस्था का दोष ना आ जाए, इससे बचने के लिए सामान्य में सामान्य की सत्ता नहीं मानी गई है। न्याय वैशेषिक ये कह रहे हैं कि सामान्य का ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है, और जैसे राम, श्याम आदि जो मनुष्य हैं, इनका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो मनुष्यत्व का प्रत्यक्षीकरण उनके प्रत्यक्ष करने के साथ साथ होता है। तो न्याय वैशेषिक इस प्रकार से सामान्य गुण के प्रत्यक्ष के द्वारा ही वर्ग का या किसी क्लास का प्रत्यक्ष होता है। अब सामान्य और व्यक्ति के बीच में एक प्रकार का समवाय संबंध है। उदाहरण के लिए
राम श्याम आदि जो मनुष्य हैं, इनका मनुष्यत्व के साथ समवाय संबंध है। सामान्य गुण से अलग है। गुण का अंत होता है, जैसे गुलाब की जो गुलाबी है वो गुलाब के नष्ट होते ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन सामान्य जो है वो नित्य है। इसीलिए सामान्य का जो क्षेत्र है वो गुण के क्षेत्र से बहुत व्यापक है। गुण के अलावा द्रव्य और कर्म में भी सामान्य निवास करता है। तो सामान्य को गुण मान लेने से द्रव्य और कर्म इसके क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे, इसलिए सामान्य गुण से अलग है। सामान्य समवाय से अलग है, क्योंकि समवाय एक प्रकार का संबंध है, लेकिन सामान्य तो एक वास्तविकता है। सामान्य अभाव से अलग है और सामान्य एक प्रकार से देखा जाए तो भाव पदार्थ है, जबकि अभाव इसके विपरीत निषेधात्मक पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हालांकि सामान्य वास्तविक है, फिर भी वह अन्य वस्तुओं की तरह काल और समय में स्थित नहीं है। सामान्य पाश्चात्य दर्शन के शब्द में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सबसिस्ट करता है, अर्थात उसमें सत्ता भाव है लेकिन अस्तित्व नहीं है। वैशेषिक ने सामान्य के 3 भेद किए हैं, पर, अपर और परापर। सबसे बड़ा सामान्य पर सामान्य है, जिसका अर्थ है सत्ता, बीइंग, हुड। ये पर सामान्य का उदाहरण है। तो इस सामान्य के अंदर सभी सामान्य समाविष्ट हो जाएंगे, और जो सबसे छोटा सामान्य है वो अपर सामान्य कहलाएगा। और इस सामान्य का उदाहरण है घटत्व, पॉटनेस। यह सामान्य घट में सीमित होने के कारण, यह जो सामान्य है पॉटनेस का या घटत्व का, यह केवल घट में ही सीमित होने के कारण यह अपर कहलाता है। और इन दोनों के बीच का जो सामान्य है, पर और अपर के बीच का जो सामान्य है, उसे परापर सामान्य कहते हैं। तो इस सामान्य का उदाहरण है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व, सब्सटेंशियलिटी। तो द्रव्यत्व जो है वह एक प्रकार से परापर सामान्य का उदाहरण है।